गुड मॉर्निंग ऑल डियर स्टूडेंट्स एंड फ्रेंड्स। लास्ट टाइम हमने पढ़ा था कंसंट्रेशन ऑफ सॉल्यूशन। आज हम डिस्कस करेंगे सोल्यूबिलिटी। सोल्यूबिलिटी क्या होती है? किसी भी सब्सटेंस की वह मैक्सिमम अमाउंट जो एक स्पेसिफाइड अमाउंट सॉल्वेंट में डिसॉल्व की जाती है। हमारे पास एनी सॉल्वेंट और उसमें हमने कोई भी सोल्यूट को डिसॉल्व किया। डिसॉल्व करने के बाद में सोल्यूट पार्टिकल का जो मैक्सिमम अमाउंट है जो इसके अंदर क्या होता है, डिसॉल्व, उसी पॉइंट को हम किस में डिस्कस करते हैं? सोल्यूबिलिटी। व्हाट आर सोल्यूबिलिटी? सोल्यूबिलिटी ऑफ ए सब्सटेंस is its maximum amount that can be dissolved in a specified amount of solvent under specific conditions। अब ये specific conditions के बारे में डिस्कस करेंगे। देखिए, अपने पास solvent है, solute है, और मैंने आपको बताया कि solubility क्या होती है कि जब किसी सॉल्वेंट में सोल्यूट को डिसॉल्व करते हैं तो उसकी मैक्सिमम अमाउंट इसमें जो डिसॉल्व होती है उसी को क्या कहते हैं? सोल्यूबिलिटी। तो सबसे पहले जो ये स्पेसिफिक कंडीशंस हैं उनमें पहली कंडीशन क्या बन गई? नेचर ऑफ सोल्यूट। सेकंड कंडीशन क्या आ गई? नेचर ऑफ सॉल्वेंट। राइट, यानी ये सोल्यूट और सॉल्वेंट की नेचर पे डिपेंड करेगा क्या? सोल्यूबिलिटी। हायर सोल्यूबिलिटी है या लोअर सोल्यूबिलिटी है, इस बात के लिए हमें नेचर ऑफ सोल्यूट और नेचर ऑफ सॉल्वेंट पे ध्यान रखना पड़ेगा। आगे नेक्स्ट 3 नंबर टेम्परेचर, और 4th नंबर प्रेशर। ये स्पेसिफिक कंडीशंस होती हैं सोल्यूबिलिटी को अफेक्ट करने के लिए। अपने सिलेबस की बात की जाए तो उसमें हम जो मेन टॉपिक है अपना वो है सोल्यूबिलिटी, सॉलिड इन लिक्विड। सोल्यूबिलिटी किसकी किसमें? सॉलिड की लिक्विड में। तो यहां सॉलिड क्या है? सोल्यूट, और लिक्विड क्या है? सॉल्वेंट। क्लियर कीजिए अपने आप को कि वी आर स्टडी सोल्यूबिलिटी सॉलिड इन लिक्विड। तो सॉलिड क्या होगा? सोल्यूट। लिक्विड क्या होगा? सॉल्वेंट। जैसे हमने वाटर लिया और उसमें कुछ सॉल्ट पार्टिकल डाल दिए, तो ये जो सॉल्यूशन बना है ये किस टाइप का? विच टाइप ऑफ सॉल्यूशन? इन वी आर डिस्कस सोल्यूबिलिटी सॉलिड इन लिक्विड। या सॉलिड क्या है? सॉल्ट, यानी सोल्यूट पार्टिकल, और लिक्विड में क्या है? सॉल्वेंट पार्टिकल। अब सोल्यूबिलिटी सॉलिड इन लिक्विड में सॉलिड क्या होगा? सोल्यूट, और लिक्विड क्या होगा? सॉल्वेंट। अब सबसे पहले अपने अफेक्टिंग फैक्टर्स के बारे में बात करेंगे। अफेक्टिंग फैक्टर्स। तो अफेक्टिंग फैक्टर में सबसे पहले मैंने आपको बताया नेचर ऑफ सोल्यूट और नेचर ऑफ सॉल्वेंट। क्योंकि सोल्यूट पार्टिकल किस में डिसॉल्व किया जा रहा है? सॉल्वेंट में डिसॉल्व किया जा रहा है। ठीक है, तो वन वर्ड आता है डिसोल्यूशन। ये डिसोल्यूशन क्या होता है? विलेयशील। डिसोल्यूशन मतलब विलेयशील, यानी किसी भी सोल्ट को जब सॉल्वेंट में डिसॉल्व किया जाता है तो उसकी मैक्सिमम अमाउंट जो उसके अंदर सोल्यूबल होती है उसे क्या कहते हैं? डिसोल्यूशन। इसका एक ऑपोजिट पार्ट होता है क्रिस्टलाइजेशन। समटाइम वी सी
we are adding some salt particle in solvent. These salt particle do not dissolve and separate out. These process crystallization. These process crystallization and dissolution are opposite each other. तो इस टॉपिक में हमें क्या समझना है कि सबसे पहले सोल्यूबिलिटी क्या होती है, उसके बाद सोल्यूबिलिटी सॉलिड इन लिक्विड में हमें क्या ध्यान रखना है कि सॉलिड पार्टिकल क्या है सॉल्यूट, लिक्विड क्या है सॉल्वेंट। फिर सबसे जो इंपॉर्टेंट पार्ट है वो आता है अफेक्टिंग फैक्टर पे क्वेश्चन। सीबीएसई या एनी बोर्ड्स जब भी क्वेश्चन अपने से पूछता है तो उसमें अफेक्टिंग फैक्टर पे ही इसका क्वेश्चन आता है। तो सबसे पहली चीज है नेचर ऑफ सॉल्यूट और नेचर ऑफ सॉल्वेंट। तो इसमें अपने को याद रखना है लाइक, डिसोल्व, लाइक, इट मीन्स समान समान को बोलता है। अगर अपने पास समान समान को बोलता है इसका मतलब क्या है कि सोल्यूट और सॉल्वेंट इन दोनों की नेचर सेम है तो वहां डिसोल्व होगा। वहां किसकी प्रोसेस होगी डिसोल्व की प्रोसेस होगी। अगर इन दोनों की नेचर सेम नहीं है डिफरेंट है तो डिसोल्व नहीं होगा। तो लाइक डिसोल्व लाइक इट मीन्स पोलर सोल्यूट dissolve in polar solvent, right? And non-polar solute dissolve in non-polar, यानी like dissolve like it means सोल्यूट की नेचर यदि पोलर है तो सोलवेंट भी कैसा होना चाहिए पोलर, तभी उसमें क्या होगा डिसोल्यूशन या वो पार्टिकल डिसोल्व होंगे। इसी टाइप से अगर नॉन पोलर सोल्यूट है तो नॉन पोलर क्या होना चाहिए सोलवेंट होना चाहिए, तभी उसके अंदर क्या होगा डिसोल्व की प्रोसेस होगी। अब अपने बात करते हैं जैसे NaCl है, इस पॉइंट को थोड़ा सा यहां देखिए आप कि अपने NaCl को पानी में डाला, NaCl पार्टिकल को किस में डाला H2O में डाला, NaCl क्या हो गया सोल्यूबल हो गया। परंतु अगर यहां पर अपने नेफ्थेलिन ले लेते हैं तो नेफ्थेलिन इसमें डिसोल्व नहीं होगा, नेफ्थेलिन इसमें डिसोल्व नहीं होगा क्योंकि नेफ्थेलिन जो है वो पोलर नहीं है, ये पोलर है और पोलर में डिसोल्व हो गया। जबकि नेफ्थेलिन को डिसोल्व करना है तो इसमें आपको क्या लेना पड़ेगा बेंजीन, जबकि NaCl बेंजीन के अंदर डिसोल्व नहीं होगा। तो सोल्यूबिलिटी के अंदर जो सॉलिड इन लिक्विड में है उसका फर्स्ट जो क्वेश्चन रिलेट होगा वो किससे होगा नेचर ऑफ सॉल्यूट और नेचर ऑफ ए सॉल्वेंट से। इसके बाद नेक्स्ट अपने टेम्परेचर के बारे में देखते हैं। टेम्परेचर की बात की जाए तो टेम्परेचर में एंथैल्पी से रिलेशन है। टेम्परेचर आर रिलेटेड विद एंथैल्पी ऑफ सॉल्यूशंस व्हेन solute particle dissolve in solvent then heat is absorbed या heat is evolved। अगर हीट सिस्टम सॉल्यूशन जो फॉर्म हो रहा है या सॉल्वेंट में जो सोल्यूट पार्टिकल अपने डिसोल्व कर रहे हैं तो उस समय डेल्टा एच जो सॉल्यूशन है उसकी वैल्यू 0 से ज्यादा है या डेल्टा एच सॉल्यूशन की वैल्यू 0 से कम है। 0 से कम है इट मीन्स ये क्या हो गया डेल्टा एच इज नेगेटिव और ज्यादा है इसका मतलब क्या हो गया डेल्टा एच पॉजिटिव, राइट। अगर डेल्टा एच सॉल्यूशन कम है इसका मतलब वो सिस्टम कैसा है एक्सोथर्मिक, कैसा सिस्टम है एक्सोथर्मिक। और यदि डेल्टा एच की वैल्यू ज्यादा है तो वो सिस्टम कैसा है एंडोथर्मिक।
ध्यान देना इस पॉइंट पे, एक्सोथर्मिक और एंडोथर्मिक। एक्सोथर्मिक का मतलब डेल्टा एच नेगेटिव, एंडोथर्मिक मतलब पॉजिटिव। अब अपने बात करें, यहां हीट एब्जॉर्ब, heat absorbed, it means requirement of heat that when increase of the temperature then solubility of the solute particles increase। क्योंकि एंडोथर्मिक सिस्टम में हीट को एब्जॉर्ब किया जा रहा है और उस टाइम यदि अपने टेम्परेचर को इंक्रीज करते हैं तो सोल्यूट पार्टिकल सोलवेंट के अंदर मैक्सिमम सोल्यूबल होंगे और एक्सोथर्मिक में हीट इवोल्व की जा रही है, इवोल्व हो रही है, वहां हीट की रिक्वायरमेंट नहीं है और अपने टेम्परेचर को इंक्रीज कर दिया। टेम्परेचर को क्या कर दिया? टेम्परेचर इंक्रीज कर दिया तो सोल्यूबिलिटी क्या होगी? डिक्रीज। क्या होगी? सोल्यूबिलिटी डिक्रीज। ये बात हमें ला 43 के लॉ के अनुसार प्राप्त पता है कि जब भी कोई सिस्टम है अगर उसमें कंडीशन अप्लाई करने पे वो प्रॉपर कंडीशन है तो सिस्टम फॉरवर्ड डायरेक्शन में जाएगा और यदि वो इम्प्रॉपर है तो डायरेक्शन क्या हो जाएगी? बैकवर्ड। तो यहां डायरेक्शन क्या चल रही है? फॉरवर्ड डायरेक्शन। कैसी चल रही है? फॉरवर्ड डायरेक्शन। हीट एब्जॉर्ब है यानी टेम्परेचर इंक्रीज करने पर सोल्यूबिलिटी क्या होगी? इंक्रीज होगी। सोल्यूबिलिटी क्या होगी? इंक्रीज होगी। और एक्सोथर्मिक सिस्टम है जहां एंथैल्पी नेगेटिव है, वहां हीट इवोल्व हो रही है, वहां टेम्परेचर इंक्रीज करने पर सोल्यूबिलिटी क्या हो जाएगी? डिक्रीज। और यहां किस टाइप की रिएक्शन हो रही है? बैकवर्ड रिएक्शन हो रही है, बैकवर्ड डायरेक्शन में प्रोसीड होती है। ठीक है, देखिए बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है, इफेक्ट ऑफ टेम्परेचर ऑफ सॉलिड इन लिक्विड। तो किसी भी सॉलिड को लिक्विड में जब डालते हैं तो वो बनने वाले सॉल्यूशन की एंथैल्पी यदि ज्यादा है या उसकी पॉजिटिव में वैल्यू है तो सिस्टम क्या होगा? एंडोथर्मिक। एंडोथर्मिक सिस्टम में हीट को क्या किया जाएगा? एब्जॉर्ब। और रिएक्शन किस डायरेक्शन में होगी? फॉरवर्ड डायरेक्शन। इसका मतलब क्या हुआ कि टेम्परेचर को इंक्रीज करने पर सॉल्यूशन क्या हो जाएगा? सोल्यूबिलिटी क्या हो जाएगी? सॉल्यूशन की सोल्यूबिलिटी इंक्रीज हो जाएगी। और यदि एक्सोथर्मिक सिस्टम है और हीट इवॉल्व हो रही है तो उस टाइम टेम्परेचर इंक्रीज करने पर सोल्यूबिलिटी क्या हो जाएगी? डिक्रीज। तो इसलिए जब भी एग्जाम में क्वेश्चन आता है तो डेल्टा एच सॉल्यूशन नेगेटिव दी जाती है तो आपको अंडरस्टैंडिंग रखनी है इस बात की कि वो एक्सोथर्मिक सिस्टम है और उसमें टेम्परेचर का सोल्यूबिलिटी के साथ रिलेशन है, वो इनवर्सली प्रोपोर्शनल है। और यदि पॉजिटिव वैल्यू दी जाती है तो वो एंडोथर्मिक सिस्टम को शो करता है और उसके अंदर रिएक्शन फॉरवर्ड डायरेक्शन में होगी और टेम्परेचर इंक्रीज करने पर सोल्यूबिलिटी भी इंक्रीज होगी। तो फर्स्ट नेचर ऑफ सॉल्यूट, सेकंड नेचर ऑफ सॉल्वेंट। उसमें अपने को ध्यान रखना है लाइक डिजोल्व लाइक आफ्टर, वेरी इंपॉर्टेंट, टेम्परेचर, इफेक्ट ऑफ टेम्परेचर हमने पढ़ा। अब प्रेशर, प्रेशर का ज्यादा इफेक्ट नहीं होता, प्रेशर आर नॉट अफेक्टेड ऑफ दीज टाइप सॉल्यूशन। इस टाइप के जो सॉल्यूशन है उनमें प्रेशर का ज्यादा इफेक्ट नहीं होता। सेकंड अपना है सोल्युबिलिटी ऑफ ए गैस इन ए लिक्विड। जैसे हमने फर्स्ट पढ़ा सॉलिड इन ए लिक्विड, तो उसमें सॉलिड क्या था? सोल्यूट पार्टिकल। यहां सोल्युबिलिटी किसकी है? गैस इन ए लिक्विड। तो गैस यहां किस रूप में होगा? किस फॉर्म में होगा? सोल्यूट। और लिक्विड क्या होगा? सॉल्वेंट। यानी अपने पास कोई लिक्विड है, उस लिक्विड के अंदर अपने को क्या सोल्यूबल करनी है? गैस। गैस को सोल्यूबल करना है लिक्विड के अंदर। तो इसके अंदर सबसे पहले वही
जब अपने कोई भी गैसियस पार्टिकल को लिक्विड में डालते हैं तो वो उसके अंदर क्या होती है, एब्जॉर्ब होती है, एब्जॉर्प्शन, ध्यान रखना। किसी भी गैस का एक एब्जॉर्प्शन किसी भी लिक्विड के द्वारा कितना हो रहा है वही उसकी सोल्यूबिलिटी को रिप्रेजेंट करेगा। तो अब इसका एक क्या होगा, कोफिशिएंट। तो सोल्यूबिलिटी ऑफ ए गैस इन ए लिक्विड को अपने किसके द्वारा बताते हैं, एब्जॉर्प्शन कोफिशिएंट, राइट। कई बार ऑब्जेक्टिव टाइप पैटर्न पे इस टाइप का क्वेश्चन पूछ लिया जाता है कि जो गैस इन ए लिक्विड है उसको अपने किसके द्वारा शो करते हैं, एब्जॉर्प्शन कोफिशिएंट। अब अफेक्टिंग फैक्टर की बात की जाए तो उसमें भी हमने सबसे पहले क्या पढ़ा था, नेचर ऑफ सोल्यूट एंड नेचर ऑफ सॉल्वेंट। इसमें भी वही सेम पोजीशन है, लाइक डिजोल्व लाइक। तो जिस प्रकार से NH3 HCl दीज गैसेस वाटर के अंदर हाईली सोल्यूबल है, और N2 H2 O2 ये वाटर के अंदर क्या है, लेस सोल्यूबल है। इसका मतलब कि इनमें नेचर पे डिपेंड करता है। अब इनमें कॉम्बिनेशन हो रहा है, इसमें कॉम्बिनेशन नहीं हो रहा, तो इस टाइप से नेचर ऑफ सोल्यूट एंड नेचर ऑफ सॉल्वेंट की जो पॉइंट है वो लाइक डिजोल्व लाइक के आधार पर अपने समझते हैं, करते हैं। सेकंड वही, थर्ड टेम्परेचर का, टेम्परेचर में भी सेम इफेक्ट रहेगा। क्या ध्यान रखना है, प्रोसेस एंडोथर्मिक है या एक्सोथर्मिक। एंडोथर्मिक है, हीट एब्जॉर्ब हो रही है, तो टेम्परेचर इंक्रीज करने पर सोल्यूबिलिटी इंक्रीज होगी। एक्सोथर्मिक सिस्टम है, हीट इवोल्व हो रही है, तो हीट की नेसेसिटी है ही नहीं, हीट की नेसेसिटी अपने पास उस सिस्टम में नहीं है, जबकि हीट इवोल्व हो रही है और फिर भी टेम्परेचर इंक्रीज कर रहे हैं। तो अकॉर्डिंग टू लासेतालिए जो सिस्टम है वो फॉरवर्ड की बजाय बैकवर्ड हो जाएगा, टेम्परेचर इंक्रीज करने पर सोल्यूबिलिटी डिक्रीज हो जाएगी। इसके अंदर सबसे इंपॉर्टेंट जो पॉइंट है वो है प्रेशर का। वेरी इंपॉर्टेंट अफेक्टिंग फैक्टर, इफेक्ट ऑफ प्रेशर। इसमें कोई भी लिक्विड सॉल्यूशंस है, लिक्विड सॉल्वेंट है, इसमें अपने सोल्यूट यानी गैस, सॉल्वेंट लिक्विड, यानी जब किसी भी लिक्विड सॉल्वेंट में गैस की सोल्यूबिलिटी को देखेंगे तो इसमें सबसे इंपॉर्टेंट जो फैक्टर है वो है प्रेशर का। अपने इस पे जब प्रेशर लगाते हैं तो जितना ज्यादा प्रेशर लगाएंगे बाई पिस्टन, उसमें गैस की जो सोल्यूबिलिटी है वो उतनी ही ज्यादा होगी। The solubility of a gas in a liquid solvent is proportional to the pressure above the surface of a liquid। क्या समझे कि सोल्यूबिलिटी जो गैस की है वो प्रेशर के क्या होगी, प्रोपोर्शनल होगी। अब इसी रेफरेंस में एक साइंटिस्ट ने स्टडी की जिनका नाम है हेनरी। हेनरी ने इफेक्ट ऑफ प्रेशर को क्वांटिटेटिव रिलेशन, क्वांटिटेटिव रिलेशनशिप solubility of a gas, solubility of a gas and partial pressure of a gas। हेनरी ने इफेक्ट ऑफ प्रेशर के बारे में एक क्वांटिटेटिव रिलेशनशिप बताई, किस किस की, सोल्यूबिलिटी ऑफ ए गैस and
when partial pressure of a gas। हेनरी लॉ में हेनरी ने बताया कि एट ए कांस्टेंट टेम्परेचर, क्योंकि solubility of gas in liquid affected by temperature, so टेम्परेचर क्या रहना चाहिए, कांस्टेंट। एट ए कांस्टेंट टेम्परेचर the solubility of a gas, solubility of a gas in a liquid, ध्यान दीजिए, वी आर स्टडी solubility of a gas in liquid। तो हेनरी लॉ का स्टेटमेंट कहां से स्टार्ट हो रहा है, एट ए कांस्टेंट टेम्परेचर द solubility of a gas in a liquid is directly proportional to the partial pressure of the gas present above the surface of liquid। यानी इस लिक्विड की सरफेस के ऊपर जो प्रेशर लगाया जा रहा है, इसी प्रेशर के जितना ज्यादा प्रेशर होगा सोल्युबिलिटी ऑफ गैस उतनी ही ज्यादा होगी। सोल्युबिलिटी ऑफ गैस m माना हमने और प्रेशर P माना। तो सोल्युबिलिटी ऑफ ए गैस इन ए लिक्विड इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द पार्शियल प्रेशर ऑफ द गैस, क्योंकि जब हम प्रेशर लगाते हैं तो पूरा प्रेशर, कंप्लीट प्रेशर डू नॉट अप्लाई ऑन द गैसियस मॉलिक्यूल, सो सम पार्ट ऑफ द pressure is applied, that we say partial pressure। partial pressure क्यों कहा कि कंप्लीट प्रेशर नहीं लगता, उसका कुछ भाग, कुछ पार्ट ही उस पे क्या होता है, अप्लाई होता है। तो दोबारा देखिए हेनरी ने क्या बताया कि एट ए कांस्टेंट टेम्परेचर द सोल्युबिलिटी ऑफ ए गैस, द सोल्युबिलिटी ऑफ ए गैस इन ए लिक्विड इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द पार्शियल प्रेशर ऑफ द गैस प्रेजेंट अबव द सरफेस ऑफ ए लिक्विड और सॉल्यूशन, राइट। अब एक डोल्टन नाम के साइंटिस्ट थे, डोल्टन ने अपने लॉ में मोल फ्रैक्शन से रिलेटेड प्रेशर का, पार्शियली प्रेशर और मोल फ्रैक्शन के बारे में बताया। तो उसी के कंटेम्परेरी हेनरी, जो हेनरी के कंटेम्परेरी डोल्टन थे, उन्हीं के अनुरूप हेनरी ने अपने लॉ के अंदर जो सोल्युबिलिटी ऑफ गैस है इसका रिलेशन किसके साथ कर दिया, मोल फ्रैक्शन के साथ कर दिया। तो मोल फ्रैक्शन के अकॉर्डिंग अपने इसकी डेफिनेशन बनाएंगे तो कहां से स्टार्ट करेंगे, द पार्शियल प्रेशर ऑफ द गैस P is proportional to mole fraction of a gas। तो P proportional X, P क्या चीज है, पार्शियल प्रेशर ऑफ द गैस, पार्शियल प्रेशर ऑफ गैस, और X क्या है, मोल फ्रैक्शन ऑफ गैस, गैसियस मॉलिक्यूल। तो P इज इक्वल टू KH X। KH क्या है यहां पे, हेनरी कांस्टेंट, हेनरी कांस्टेंट। तो ध्यान से दोबारा देखिए, तो जनरल लॉ को अकॉर्डिंग टू डोल्टन में अपने हेनरी लॉ में क्या पढ़ा कि पार्शियल प्रेशर ऑफ द गैस, पार्शियल प्रेशर ऑफ द गैस इन वेपर फेज इज प्रोपोर्शनल टू द मोल फ्रैक्शन ऑफ द गैस इन दिस सॉल्यूशन। यानी कोई भी गैसियस मॉलिक्यूल है वो लिक्विड के अंदर सोल्यूबल हैं, तो उनका जो पार्शियल प्रेशर है, तो एट ए कांस्टेंट टेम्परेचर पार्शियल प्रेशर ऑफ द गैस, हेनरी लॉ याद करते समय हमें कहां से स्टार्टिंग करनी है, पार्शियल प्रेशर ऑफ द गैस
in vapor phase is proportional to the mole fraction of the gas in solution. वेरी सिंपल। ध्यान क्या रखना है, हेनरी लॉ को बिल्कुल भी रटना नहीं है, समझना है कि कोई भी गैसियस पार्टिकल डिसॉल्व इन लिक्विड देन फॉर्म ए solution. In solution, the partial pressure of the gas in vapor phase is proportional to the mole fraction of the gas. यानी किसी भी गैस के मोल फ्रैक्शन ज्यादा है तो उसका प्रेशर भी ज्यादा होगा, तो उसकी सोल्यूबिलिटी भी क्या होगी, ज्यादा होगी। तो अपने P प्रोपोर्शनल टू X, P इज इक्वल टू क्या गया, KS X। अगर अपने बात करें X is equal to P upon KS। X एट कांस्टेंट प्रेशर, P क्या कर दिया, कांस्टेंट प्रेशर, KS। वेरी इंपॉर्टेंट रिलेशन, ध्यान दीजिए। X क्या है, सोल्यूबिलिटी ऑफ गैस को भी रिप्रेजेंट कर रहा है, क्योंकि जिस गैस की मोलो फ्रैक्शन ज्यादा है उसका प्रेशर क्या है, पार्शियल प्रेशर ज्यादा है, यानी वो गैस उसके अंदर क्या है, ज्यादा सोल्यूबल है। तो X यानी मोल फ्रैक्शन ऑफ गैस है, परंतु ये किसको रिप्रेजेंट कर रही है, सोल्यूबिलिटी ऑफ गैस को। और सोल्यूबिलिटी ऑफ गैस एंड हेनरी कांस्टेंट के बीच में जो रिलेशन है वो क्या है, इनवर्सली प्रोपोर्शनल का है। किसी भी केएस की जो वैल्यू है वो डिफरेंट गैस के लिए डिफरेंट रहेगी। किसी भी गैसियस मॉलिक्यूल के लिए केएस की वैल्यू कम है, इसका मतलब वो मोर सोल्यूबल है। अगर केएस की वैल्यू हायर है तो वो लेस सोल्यूबल है। इससे रिलेटेड एक क्वेश्चन पूछे जाते हैं, तो इस कंसेप्ट को क्लियर कर लें अच्छी तरह से कि एक्स है वो मोल फ्रैक्शन ऑफ गैस है, बट ये किसको रिप्रेजेंट कर रहा है, ये सोल्यूबिलिटी ऑफ ए गैस को भी रिप्रेजेंट कर रहा है। किसी भी गैस के लिए यदि केएस की वैल्यू कम है, लो है, तो उसकी सोल्यूबिलिटी ज्यादा होगी, और यदि ज्यादा है केएस की वैल्यू तो उसकी सोल्यूबिलिटी कम होगी। और केएस है वो टेम्परेचर से भी क्या होता है, अफेक्टेड होता है। आपको पता है कि टेम्परेचर बढ़ाने पर गैस की सोल्यूबिलिटी क्या हो जाएगी, कम हो जाएगी। कम हो जाएगी तो केएस की वैल्यू क्या हो जाएगी, बढ़ जाएगी। ठीक है, वेरी इंपॉर्टेंट टॉपिक्स।